विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एमए फाइनल का ये छठा पेपर है और भारतीय इतिहास में नारी की स्थिति के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी युग में भारतीय समाज स्त्रियों का अनादर नहीं करता था। कुछ अपवाद हमें ऐसे जरूर मिलते हैं, परंतु हम उन अपवादों को भारतीय समाज का एक आदर्श नहीं मान सकते। हर युग में अच्छे और बुरे उदाहरण आपको मिलेंगे, परंतु हम सिर्फ बुरे उदाहरणों को ही अपने समाज का दर्पण नहीं मान लें, ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको गुप्त युग तक भारतीय समाज में जो स्त्री की स्थिति थी उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। आज आइए हम गुप्त युग के बाद नारी की स्थिति क्या थी, गुप्तोत्तर युग के बाद नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आए थे, मैं आज आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। हमारे इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की स्थिति को ऐसे चित्रित करता है कि जैसे सारी की सारी सामाजिक बुराइयां गुप्तोत्तर काल के बाद भारतीय समाज में आ चुकी थी। गुप्तोत्तर काल से मेरा मतलब गुप्त युग के पतन से लेकर और मुस्लिम आक्रमण तक है। ये जो करीबन 400-500 साल की कालावधि है, इस युग में क्या वास्तव में भारतीय स्त्रियों की स्थिति के अंदर गिरावट आई थी? क्या स्त्री पुरुषों की दासी थी? क्या वो पुरुषों की मात्र सेविका बन चुकी थी? बहुत से इतिहासकार कम से कम गुप्तोत्तर युग में स्त्रियों की स्थिति को ऐसा ही चित्रित करने की कोशिश करते हैं, परंतु गुप्त युग के बाद का जो साहित्य है, गुप्त युग के बाद के जो लेखक हैं, गुप्त युग के बाद के जो उदाहरण हैं, उनमें हमको अधिकांशतः ऐसा लगता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति की में उतनी गिरावट नहीं थी जितने कि ये कुछ इतिहासकार चित्रित करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि गुप्तोत्तर काल में भी स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार कब किया जाता था? शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व किया जाने वाला ये महत्वपूर्ण संस्कार होता था। शिक्षा इसके बिना नहीं प्रदान की जाती थी, और अगर स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जा रहा है गुप्तोत्तर काल के बाद, तो इसका ये मतलब है कि गुप्तोत्तर काल के बाद भी, गुप्त युग गुप्त काल के बाद भी भारतीय समाज स्त्रियों को शिक्षित करता था। उसको वही शिक्षा दी जाती थी वेद और साहित्य की जो कि पुरुषों को दी जाती थी। उपनयन संस्कार इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय समाज में स्त्रियों के दरवाजे शिक्षा के लिए बंद कर दिए गए थे। एक विद्वान है धनपाल, उन्होंने एक किताब लिखी है तिलक मंजरी, और उस तिलक मंजरी से ज्ञात होता है कि जो समाज का उच्च वर्ग था उसमें स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। वो धार्मिक ग्रंथों का ही अध्ययन नहीं करती थी, परंतु साहित्यिक ग्रंथों का भी अध्ययन करती थी। और यहाँ पर मैंने दो शब्दों का यूज किया है, दो शब्दों का प्रयोग किया है, धार्मिक ग्रंथ और साहित्यिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों से मतलब वेद और वेदोत्तर साहित्य, जिसमें उपनिषद साहित्य आ जाता है, पुराण साहित्य आ जाता है, उपनिषद आ जाते हैं। इनकी शिक्षा के साथ साथ जो धार्मिक साहित्य के अलावा जो लौकिक साहित्य था उसका भी अध्ययन करने का अधिकार भारतीय स्त्रियों को प्राप्त था। तो ये तिलक मंजरी जो समकालीन ग्रंथ है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा है कि भारतीय समाज की स्त्रियां धार्मिक ग्रंथों के अलावा साहित्यिक लौकिक ग्रंथों का भी न केवल अध्ययन करती थीं
बल्कि उनकी रचना भी करती थी। एक और याकनी मेहत्रा नामक एक जैन स्त्री का हमको उल्लेख मिलता है। नाम दोबारा सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। याकनी मेहत्रा एक जैन स्त्री है और ये हरिभद्र सूरी की आध्यात्मिक माता थी। आप ये कहेंगे कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है? आपको सज्ञात नहीं होगा कि हरिभद्र सूरी थे कौन। तत्कालीन समाज में बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जैन मुनि, उनकी आध्यात्मिक माता। और अगर हरिभद्र सूरी की आध्यात्मिक माता कोई स्त्री हो सकती है तो इसका ये भी मतलब है कि वो समाज, तत्कालीन समाज, स्त्रियों का आदर करता था, स्त्रियों को शिक्षा देने का अधिकार वो देता था। हम दोबारा ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों को अधिकार नहीं थे। सिद्ध ऋषि सूरी अपने जो ग्रंथ हैं वो प्रपंच कथा में ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं, बहुत सी ऐसी स्त्रियों के उदाहरण देते हैं जो कि उस युग में काफ़ी शिक्षित थी। एक गुण साध्वी नामक स्त्री का उल्लेख करते हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो सरस्वती का अवतार थी। सरस्वती का अवतार वो उस स्त्री को कहते हैं, गुण साध्वी नामक स्त्री को कहते हैं। इसका ये मतलब है कि उनको कितना ज्ञान होगा, कितना उनको उनका जो ज्ञान था वो किस स्तर का होगा, ये हमको ज्ञात होता है। मंडन मिश्र, आपने नाम जरूर सुना होगा। मंडन मिश्र 7वीं शताब्दी शंकराचार्य। जब शंकराचार्य घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे और अपने तर्कों के माध्यम से वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे थे, तब मंडन मिश्र ने उनको चुनौती दी थी। मंडन मिश्र की चुनौती का मतलब था कि धर्म के कई क्षेत्रों में मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ होना था। और जब शास्त्रार्थ होता था तो उसमें कोई न कोई तो मध्यस्थ भी होता था, कोई न कोई तो न्यायाधीश भी होता था जो इस बात का निर्णय करता था कि उस शास्त्रार्थ में कौन सही है, कौन गलत है। आपको आश्चर्य होगा कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच हुए उस आध्यात्मिक शास्त्रार्थ के जो न्यायाधीश था वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। अब उस गहन शास्त्रार्थ के अंदर मंडन मिश्र की पत्नी अगर न्यायाधीश का काम कर रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो स्त्री कितनी विद्वान रही होगी। राजशेखर, जिन्होंने कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और समकालीन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं राजशेखर। उनकी काव्य मीमांसा में अनेक राजकीय स्त्रियों की जानकारी मिलती है जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रकांड विद्वान हुआ करती थी। कई ऐसी कवित्रियों का उल्लेख वो बताते हैं जो कि कविता के क्षेत्र में बहुत प्रकांड अपने विषय की ज्ञाता थी। इसके अलावा राजशेखर की पत्नी थी अवंती सुंदरी। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी भी महान कवित्री थी और अलंकार शास्त्र की ज्ञाता थी। कवित्री और अलंकार शास्त्र की ज्ञाता का मतलब था कि अपने विषय की वो प्रकांड पंडिता थी राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी। और इसी तरह एक काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसके अलावा हेमचंद सूरी जो जैन मुनि हैं उनकी जो ये रचना है देशी नाम माला। इस देशी नाम माला में ऐसी कई स्त्रियों की हमको जानकारी मिलती है जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रकांड पंडित थी। राजशेखर एक और कवित्री का उल्लेख करते हैं जो कि कालिदास से भी ज़्यादा, या फिर कहना चाहिए कम से कम कालिदास के समकक्ष विद्वान थी, उनको जानकारी थी और कालिदास के समकक्ष जानकारी रखना बहुत महत्व रखता था। इसके अलावा भोज प्रबंध नामक एक ग्रंथ है, उसमें सीता नामक एक कवित्री का उल्लेख है जिसने कि भोज प्रबंध एक ग्रंथ है जिसमें सीता नामक एक कवित्री है जिसने कि चाणक्य के ग्रंथों का अध्ययन किया था, जिसने कालिदास के रघुवंश का अध्ययन किया था, जिसने कामसूत्र का अध्ययन किया था और जिसने वेदों का अध्ययन किया था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं
कि ये जो स्त्री थी, बहुत प्रबंध इस स्त्री का नाम बताता है सीता, वो कितने विद्वान रही होगी कि चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र को पढ़ना, रघुवंश को पढ़ना, कामसूत्र को पढ़ना और इसके साथ साथ वेदों का अध्ययन करना, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना, उस युग के प्रकांड पंडिता स्त्रियों की हमको उस युग की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा हमको लीलावती इस युग की बहुत प्रसिद्ध स्त्री थी जो कि गणित की महान ज्ञाता थी। लीलावती बहुत बड़ी गणितज्ञ थी। इसके अलावा रूसा नामक एक स्त्री की और जानकारी हमको मिलती है। रूसा नाम की जो ये स्त्री है वो अपने युग की महान चिकित्सक है और इसके चिकित्सा ग्रंथ का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये रूसा अपने चिकित्सा क्षेत्र के अंदर कितनी महत्वपूर्ण रही होगी कि उसके ग्रंथ का आगे जाके अरबी भाषा के अंदर भी अनुवाद किया गया। तो ऐसी 10वीं शताब्दी के अंदर ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जो कि हमको इस बात की जानकारी देती हैं, जैसे गुण साध्वी थीं, अवंती सुंदरी थीं, लीलावती थीं, रूसा थीं, विजयांक नामक एक कवित्री थीं। ये सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर स्थान रखती थीं, पुरुषों को अपने विषय में चुनौती देती थीं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ उन स्त्रियों के बारे में बताया है जो कि गुप्त काल के बाद भारत की महान स्त्रियां थीं और जिन्होंने गुप्त काल के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि गुप्त काल के बाद भारत में स्त्रियों की स्थिति के अंदर किसी तरह की गिरावट आई थी, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था या फिर उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी जानकारी हमको समकालीन ग्रंथों के अध्ययन से कम नहीं मिल रही। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसी बात को और आगे समझाऊंगा कि 6वीं शताब्दी के बाद स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और किन किन स्त्रियों ने भारतीय समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद।